हालांकि एफआईएस ने फ्राइडे को कैश में बाइंग की है। एफएनओ साइड पर अगर हम देखें तो उनके पोजीशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। अंश है हमारे साथ। अंश, इसको आप कैसे रीड करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे। फ्राइडे का मूव देखें तो कुछ सिर्फ 0.2% का अप मूव दिया था। हालांकि वीकली बेसिस पे देखें तो एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया था, बट फिर भी अच्छी बात है क्योंकि अगर ग्लोबल इंडाइसेस से कंपेयर करें तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था बाकी ग्लोबल इंडाइसेस से, जहाँ पे बाकी इंडाइसेस काफ़ी नेगेटिव में थे। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट का देखें तो सबसे पहला सपोर्ट हमें 21,630 पर नजर आता है, जो कि पिछला सेशन का लो भी है, जहाँ से एक अच्छी खरीदारी दिखी थी। वहाँ से नीचे फिसला तो 21,500 का अहम सपोर्ट है, जो कि कंसोलिडेशन का लोअर रेंज भी है। निफ्टी पिछले सेशन में ये जो रेंज है 21,500 21,800 का, इसके बीच में ही क्लोज हुआ है और ये 8वां सेशन है जब निफ्टी यहाँ पे अटका हुआ है। निफ्टी को इस रेंज से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है कोई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ने के लिए। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 21,800 का पहला रेजिस्टेंस आ रहा है और वहाँ से पार किया तो दूसरा साइकोलॉजिकल मार्क जो है 22,000 का, वहाँ एक दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी चल रही है 21,800 पे, तो ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। चार्ट में भी हमने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये एक अहम लेवल है जिसे देखना चाहिए। अगर यहाँ पे हम एफआईआई का एक्शन देखें तो नेट टू नेट एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में कुछ 4,100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, जिस वजह से जो टोटल एफआईआई लॉन्ग पोजीशन है वो 66% से बढ़कर 66.8% हो चुका है। हालांकि ये कोई खास इंडिकेशन नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले 12 सेशन से इसी रेंज के आसपास ही एफआईआई लॉन्ग घूम रहा है, तो यहाँ से हमें एक न्यूट्रल राय दिख रही है। ओके, ठीक है, ये तो इंडेक्स पर बात हुई। आप न्यूट्रल राय की बात करें, आप बैंक निफ्टी को भी आप बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बड़ा स्प्लिट सा दिख रहा है, प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स। बैंक निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है इस हफ्ते? जी बिल्कुल, अगर हम इसका भी चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक ने भी एक जो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, वहां से पिछले 2 सेशन से ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। नीचे की तरफ देखें तो 20 डीएमए का सपोर्ट है जो 3 सेशन से वहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नीचे से सपोर्ट आ रहा है और ऊपर से भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है निफ्टी बैंक के लिए। लेवल्स की बात करें तो यहाँ 47,800 का पहला एक अहम सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि 20 डीएमए का लेवल भी है। वहां से नीचे खिसका तो फिर 47,400 का एक दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 48,300 की है। हालांकि ये लेवल काफ़ी पास है निफ्टी बैंक अभी जहाँ है, क्योंकि यही एक कंसोलिडेशन की अपर रेंज भी है। यहाँ से ऊपर गया तो 48,650 का दूसरा रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास का ही है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिख रही है 48,500 पे, जहाँ पे ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक यहाँ पर अटक सकता है। ठीक है, अटक तो गया है निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं। मैं तो बहुत हैरान था, एचडीएफसी बैंक जिसका 40% रेट है, वो बैंक निफ्टी में इतने बढ़िया नंबर 5% सीक्वेंशियल ग्रोथ के बाद भी चला नहीं। लोगों का ये मानना है कि सब 1400 वाला 1700 तो हो गया है, तो चला पहले ही चल गया है। फिर लोगों का मानना है कि दूसरे वाले कहते हैं सब उसके आगे कब जाएगा। ये देखिए 1700 पे आके कहीं ना कहीं हाई बनाया था 1704 का इसने फ्राइडे के सेशन में। आगे बढ़े, 2 स्टॉक्स हैं अंश के जिन पर आज वो नजर रखने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बताइए अंश, कहाँ पर अच्छे टेक्निकल लेवल दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक जो हमारे नज़र में है वो है बिरला सॉफ्ट का। अगर इसका चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे, अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे पहले एक डाउन मूव दिखा था, फिर 2-3 सेशन का थोड़ा साइडवेज था और पिछले सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है, तो ऐसे कह सकते हैं कि एक यू टर्न रिकवरी सा यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ स्टॉक की वॉल्यूम्स भी ट्वाइस थे एज कम्पेयर टू 10 डे के एवरेज के, तो ये एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है इन्फो एज का। इसका भी चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक भी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना हुआ था, जहां से पिछले सेशन में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ पे कुछ 2.5 टाइम्स ज़्यादा था 10 डे एवरेज के हिसाब से, तो ये दूसरा स्टॉक बन सकता है एक अच्छे लॉन्ग कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इन सारे स्टॉक्स के ऊपर इन्फो एज और आईटी स्टॉक लिया है आपने भी। हाँ, वेरी गुड, बिरला सॉफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मितेश पंचाल और सोनी पटनायक हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ट्रेड की बातचीत, बाजार की बातचीत को आगे लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग सोनी, मितेश, आप दोनों का स्वागत है। मितेश, आपसे शुरुआत करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या सेटअप नजर आ रहा है इस समय? गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, और मेरे सहयोगी डिप्टी जी को भी गुड मॉर्निंग। बेसिकली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में हमें
पीएसयू बैंक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रही है, और हमारे पिकिंग ऑर्डर्स में दो बैंक्स है। फर्स्ट इज पीएनबी, सेकंड इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर आप देखें तो 47,800 से लगातार निफ्टी बैंक जो है वो एक सपोर्ट ले रहा है, और जो भी गिरावट आई है पिछले 1 या 15 दिनों में, उसको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की तरह ही देखा गया है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और स्पेशली पीएसयू बैंक्स में अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड बाकी है, और बहुत जल्द हमें पीएसयू बैंक स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक सरप्राइज करेगा। हमारा टारगेट 120 से लेके 150 का है अगले 3 से 5-6 महीने के लिए। तो बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स लेके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 90 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने के लिए मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। और हम बैंक ऑफ बड़ौदा में जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो 280 से लेके 320 है। यहाँ पे भी आप 205 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अगले एक क्वार्टर में हमें लग रहा है कि विद इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अजय जी, वीकेंड में सिस्टम और मैथड ने कंफर्मेशन दिया है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और वी आर प्रोबेबली द फर्स्ट वन टू कम अप विद सच अ बिग टारगेट इन कोटक महिंद्रा बैंक। हमें लग रहा है कि 2024 में अगर प्राइवेट बैंक में कोई बैंक आउट परफॉर्म करेगा, हमने स्पेशल रिपोर्ट निकाली है तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स की बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन हो सकती है इसमें। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हमने जो इनिशियल टारगेट रखा है फॉर दिस ईयर इज 2150 से लेके 2400 तक के बहुत ही एग्रेसिव टारगेट लेके हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखेंगे 2020 से वो अंडर परफॉर्मिंग रहा है, और बहुत आई थिंक 4 या 5 फॉल्स ब्रेकआउट मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर दिए हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुए। अब की बार जो ब्रेकआउट आया है सिस्टम और मेथड के हिसाब से, इसमें कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो एक्सेप्शनली परफॉर्म करेगा 2024 में। तो हमारा बास्केट फॉर द नियर एंड लॉन्ग टर्म बहुत क्लियर है। पीएसयू बैंक में हमें पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सेप्शनल तेजी दिख रही है, और प्राइवेट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर हमारा इनिशियल स्पेशल रिपोर्ट है, और हमें लग रहा है कि 2400 के टारगेट्स अगले 1 साल में आएंगे। दार पीएसयू बैंक्स पे आपने बहुत अच्छी बात बोली, वो मेरे रेडार पे भी है। और कोटक महिंद्रा बैंक 2150 का टारगेट 2024 में, जबरदस्त टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक पे। सोनी पटनायक, आपके कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी और अंश जी। मेरा जो पहला ट्रेडिंग पिक है वो है एक्साइड। एक्साइड में हमने फ्राइडे को क्लोजिंग पे देखा है कि बहुत अच्छे 321 के सपोर्ट के साथ बाउंस किया और डे हाई की तरफ वो क्लोज दिया है। इनफैक्ट ऑप्शंस का डेटा भी अगर हम देखेंगे तो 320 की पुट में बहुत अग्रेसिव पुट राइटिंग हुई थी फ्राइडे के क्लोजिंग पे, और वीकली पोजिशनल भी अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे। सो एक्साइड आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं 320 स्टॉप लॉस के साथ। 345 347 टारगेट्स रहेगा। जो दूसरा पिक है वो है एलएनटी। एलएनटी में हमने काफी बार देखा है कि 3550 के आसपास टेस्ट करके वहीं पे थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस फेस होता है, बट इस बार जैसे फ्राइडे और वीकली पोजीशन में उसको एक लॉन्ग बिल्ट पोजीशन बिल्ट होते हुए नजर आया है। एलएनटी इस बार 3550 3560 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए काफी अच्छे से तैयार है। सो 3460 स्टॉप लॉस के साथ एलएनटी बाय कर सकते हैं 3650 टारगेट्स के लिए। ओके, क्या बात है, लार्ज कैप्स में एलएनटी आप ले रही हैं, ठीक है, और पीएसयू बैंक्स मिथिलेश को भी पसंद आ रहा है। एक बार सारी रिकमेंडेशन फिर से लेके आते हैं। 3620 के लिए एलएनटी में बाय कर रिकमेंडेशन सोनी की तरफ से। एक्साइड उन्हें पसंद आ रहा है, 345 का टारगेट यहाँ से। और मिथिलेश को कोटक बैंक काफ़ी पसंद आता है, 2150 कहते हैं सरप्राइज करेगा कोटक बैंक, जो 3 साल से चला नहीं है। और दूसरी कॉल उनकी है पीएनबी पे, तो दोनों पीएसयू बैंक स्पेस से, ठीक है। तो सारी रिकमेंडेशन हमारे पास आ गई हैं, और अब शरद भी हमारे साथ आ गए हैं आज के बड़े स्टॉक्स और साथ ही Q3 अपडेट्स भी उनसे समझेंगे, क्योंकि कई सारे अपडेट्स ओवर द वीकेंड भी आए। बीओबी के अपडेट्स आए थे और साथ ही टाइटन के अपडेट आए थे, तो अपडेट्स भी समझेंगे। और साथ ही आज कौन कौन से स्टॉक्स में न्यूज़ है। आज 2 स्टॉक्स पर वैसे भी नजर आपको रखनी है। बजाज ऑटो, आपको याद होगा जब बायबैक की अनाउंसमेंट आई थी तभी उसमें इतनी मूव आई थी। आज बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक है, तो हो सकता है फिगर सामने आए और डिटेल सामने आए। शरद जुड़ते हैं तो उनसे ये सारी बातें भी समझेंगे। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, Q3 अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है फोकस पे। ऑफ कोर्स सबसे पहला जो है दिग्गज कंजम्पशन स्पेस पे है वो है टाइटन। यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ऑपरेशनली, और ओवरऑल लगभग 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है उनकी ज्वेलरी सेगमेंट में। ऑफ कोर्स ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर भी रहता है। हालांकि अगर कंजम्पशन नेम्स की बात करें तो वहाँ पे वीक सेट ऑफ जो है परफॉर्मेंस देखने मिला है। आप मैरिको ले लीजिए,
आप GCPL ले लीजिए और इवन नाइका ले लीजिए, तो यहाँ पे जो है आपको वीक सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो है स्पेंडिंग में थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने मिली है। वहीं अगर यूनियन बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। टाटा स्टील के जो ऑपरेशनल अपडेट आई है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है, लगभग 5% से ऊपर सीक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, लेकिन लार्जली इनलाइन कह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है थोड़ी कम ऑपरेशनल नंबर्स देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, और जो पेन है कंजम्पशन के Q3 अपडेट्स में देखने मिल रही है। और हमने ये रिटेल अपैरल में भी जो है देखी थी 2-3 दिन पहले, जब ABFRL जैसे कंपनीज ने अपने अपडेट्स दी थी। इसके अलावा जो है 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ऑफ कोर्स आपने कहा था चंबल फर्टिलाइजर्स और बजाज ऑटो इंपॉर्टेंट शेयर बायबैक के जो इंपॉर्टेंट मीट हैं आज। और इसके अलावा ONGC के लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि अब जो है पहली बार वो ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं अपने KG 98/2 ब्लॉक में, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। वहीं फेडरल बैंक में सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि RBI ने आस्क किया बैंकों के 2 और नाम दें MD और CEO के पद के लिए। बैंक ने लिखा था RBI को कि वो जो है करंट MD और CEO जो श्याम श्रीनिवासन हैं उनकी टर्म को एक्सटेंड कर दे अगले 2 साल के लिए। और आखिरी स्टॉक्स रहेगा श्याम मेटालिक्स, जो हमारे खबर पे मुहर लगी थी। हमने कहा था इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी QIP, और यहाँ पे देखें तो बायर्स जो इस 1385 करोड़ की जो रेज हुई है उसमें बड़े दिग्गज इंक्लूड करते हैं सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे कि बंधन म्यूचुअल फंड। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। तो बिजनेस अपडेट्स और साथ ही जो स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं, अब एक बार ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी गौरव से समझ लेते हैं। गौरव, मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटन की, जहाँ पे Q3 के नंबर्स आ गए हैं और ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। 23% YoY ग्रोथ उन्होंने कहीं पे देखने की आशंका है, और ये जो 20% से ज़्यादा ग्रोथ है वो लगातार 4th क्वार्टर के लिए कंटिन्यू रहेगा। और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे मॉर्गन स्टैनली का इक्वल वेट मेंटेन होते हुए दिख रहा है, और टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने 3190 रुपीज़ का दे रखा है, जहाँ पे HSBC ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4200 रुपीज़ का किया है। अगला स्टॉक अगर हम देखें वो है गोदरेज कंज्यूमर, जहाँ पे वीक सेल्स कहीं पे हमें देखने को मिले थे, बट वो इन लाइन है डोमेस्टिक सेल्स को लेके। डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है वो मिड सिंगल डिजिट्स में रहेंगे और वो कहीं पे एक्सपेक्टेड था, और उसके अलावा EBITDA मार्जिन जो है वो बढ़ने की आशंका है। और इसी के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली ने अपना मेंटेन किया है इक्वल वेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस दे रखा है 1072 रुपीज़ का, जहाँ पे CLSA ने अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस दे रखा है 936 रुपीज़ का। अगला हम बात करेंगे वो है कल्याण ज्वेलर्स, जहाँ पे HSBC का मानना ये है कि Q3 के अपडेट्स के हिसाब से कहीं पे डोमेस्टिक सेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा एसेट लाइट मॉडल जो है वो कंपनी फॉलो कर रहा है, और उसी का कहीं पे उनको फ़ायदा होते हुए दिख रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 400 रुपीज़ का दे रखा है। उसके अलावा हम बात करते हैं IRCTC के बारे में, जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इन्वेस्टेक काफ़ी बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। उनके हिसाब से वंदे भारत ये जो है 475 वंदे भारत ट्रेन आगे जाके ऐड होने वाली है, और इसी के चलते हुए IRCTC को 1400 करोड़ का EBITDA मिलने की आशंका है, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो हाइक करके 1080 रुपीज़ का दे रखा है। अगली हम बात करते हैं वो है LIC के बारे में, जहाँ पे ग्रोथ रिवाइवल जो है FY25 के बाद वो कहीं पे विजिबल आते हुए दिखने को मिल रहा है MK कैपिटल को। उसके अलावा उनको जो फेयर वैल्यू में कहीं पे घटान होते हुए दिख रही थी वो कहीं पे लिमिटेड दिख रही है, और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 975 रुपीज़ का दे रखा है। और लास्ट हमारे पास है सूला वाइन्स आज के लिए, जहाँ पे CLSA का मानना ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी थी वाइन के लिए वो काफ़ी आगे जाके 5 सालों के लिए बढ़ा के रखी है, और इसी की वजह से वॉल्यूम्स में कहीं पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और इन्वेस्टर्स का जो कंसर्न है वो भी कहीं पे कम होते हुए दिखेगा, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 863 रुपीज़ पे बढ़ा के रखा है, और उनका रेटिंग जो है वो भी उन्होंने आउट परफॉर्म से बाय दिया है, तो इसीलिए इन्हीं स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी। ऑलराइट, शुक्रिया गौरव ये सारे अपडेट हमें देने के लिए। ठीक है, कई सारे पॉसिबल ट्रेड्स इसमें से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवर द वीकेंड जो इंपॉर्टेंट सेबी का सर्कुलर आया शॉर्ट सेलिंग पर, उसको भी समझ लेते हैं कि उसके मायने क्या है, ट्रेडर्स के लिए क्या बदलाव होंगे। एक्चुअली अजय, अगर ये देखें तो ये कुछ नया तो है नहीं, पहले भी हमेशा शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं थी, इस तरह से प्रोहिबिशंस थे। सिर्फ इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो ट्रेडर्स के लिए थोड़े से शायद ज़्यादा रूल्स हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये पहली बात तो बताना ज़रूरी है कि शॉर्ट सेलिंग में कोई बैन नहीं है,
ये जो वीकेंड में बातें चल रही थी साहब शॉर्ट सेलिंग पर रोक लग गई है, कोई शॉर्ट सेलिंग पर रोक नहीं लगी है। करेक्ट। सर सेबी जो है उसने अपने शॉर्ट सेलिंग का एक फ्रेमवर्क रिटरेट किया है, उसमें 2 प्रोविजन ऐड किए हैं। 2007 का सर्कुलर है। करेक्ट। ये जो नया सर्कुलर आया है उसमें 2 प्रोविजन ऐड किए हैं कि आपको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। करेक्ट। देखिए ये एक फ्री इकोनॉमी है, एक फ्री मार्केट है। आपको कोई भी स्टॉक शॉर्ट करना है, आप बेझिझक होकर करिए। आपको एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऑपरेट करना पड़ेगा। वो ब्रोकर को आपको बताना पड़ेगा कि साहब ये मेरी शॉर्ट पोजीशन है। आपको एंड ऑफ द स्क्वायर करनी पड़ेगी वो पोजीशन आपके जब भी एक्सपायरी होगी। अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो उसके बाद आप नई पोजीशन बनाइए। दूसरी बात आपको अगर आप इंस्टीट्यूशनल हैं, इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा ज्यादा सख्ती है आ गई है कि सब आपको अपनी पोजीशन एक्चुअली बतानी पड़ेगी, कौन से डिस्क्लोजर्स। तो ये डिस्क्लोजर बेहतर करने का एक मूव है रादर देन कर्बिंग ऑफ शॉर्ट पोजीशन, शॉर्टिंग और एनीथिंग। इनफैक्ट प्रशांत सावंत भी आए। प्रशांत, ये जो डिस्क्लोजर और बेहतर करने की बात सेबी ने की है फ्राइडे को, सैटरडे उसके बारे में बात हो रही थी। एक छोटा सा हिस्सा बाजार का नर्वस हो रहा था। कोई नर्वस होने वाली तो बात है नहीं, ये तो पहले वाले मैकेनिज्म को अपग्रेड किया है और 2 डिस्क्लोजर बढ़ा दिए। जी अजय जी, प्रियंका, गुड मॉर्निंग तो पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो नॉर्मली अगर हम देखें अजय जी, कोई भी नया नॉर्म जब आता है तो इनिशियली थोड़ा सा नर्वसनेस मार्केट में होता है। मुझे लग रहा है ये 2-3 घंटों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक दिन की भी जरूरत होगी नहीं, इसके बाद नॉर्मल होगा और कुछ महीनों में शायद हम इसके बारे में बात भी ना करें। बहुत ही नॉर्मल सा रूल है, इसमें कोई भी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल कोई शॉर्टिंग पे कर्व नहीं किया गया है, बस डिस्क्लोजर देना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई ज्यादा फर्क होगा। कि आप इस समय बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? तो अजय जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा स्टीम बचा हुआ है, बट वी आर वेरी नियर टू द टॉप। बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काफी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, या कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी है। मैंने आज जो 2 चुने, दोनों ही लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज है। एक होगा शॉर्ट टर्म बाय और एक पोजिशनल बाय। तो बायोकॉन एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, ये मेरा एक शॉर्ट टर्म बाय होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट 278, टारगेट रखेंगे 310 से लेके 315 का। नेक्स्ट पिक जो मेरा होगा वो शायद हमें अगले 5 से 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो में रखना होगा। इनफैक्ट अगर आपको याद है अजय जी, मैंने जस्ट एक महीने भर पहले मॉर्फिन लैब्स रेकमेंड किया था 38-39 पे, तो वो भी अभी अच्छा चल रहा है 52-53 पे। ये जो रिकमेंडेशन मेरा होगा वो होगा CSC का, करीबन 135-140 के बीच स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 125 स्पॉट क्लोजिंग, यहाँ से टारगेट 165, टारगेट 1। बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ी चाल के लिए तैयार हो रहा है, शायद 165 के ऊपर हमें 185-190 भी दिखाई दे। बात आपने बोली, बहुत महीन और बहुत ही संजीदा बात बोली आपने कि अभी थोड़ा सा जूस है बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक नियर टर्म टॉप के करीब आ रहे हैं।